वेलकम बैक। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट क्या है और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है। सिंपल सी बात है। इसके पहले भी हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में बता दिया है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया, चेंज ऑफ स्टेट बताया है, प्रोसेस के बारे में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में और ढेर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने आपको अध्ययन करा दिया है पीछे। पिछले वीडियो में हमने आपको थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में बताया था। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट क्या है? यानी वे फिजिकल क्वांटिटीज या उन क्वांटिटीज पे जिसपे हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसके स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए, यानी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए या उसके स्टेट्स को डिसाइड करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करते हैं, वे फिजिकल क्वांटिटीज हमारी थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कही जाती है। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यानी कहने का मतलब है कि जैसे किसी सिस्टम को हमने कंसीडर किया थर्मोडायनेमिक्स में। सिस्टम क्या है? हमने आपको बताया कि सिस्टम वो है कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर या कोई रीजन ऑफ स्पेस जिस पे हमारी स्टडी फोकस होगी, वो हमारा सिस्टम है। जैसे ये चौक है, अगर इस पे हमारी स्टडी फोकस है, थर्मोडायनेमिक स्टडी, अगर हमारी थर्मोडायनेमिकल स्टडी इस चार्ट पे फोकस्ड है तो ये चार्ट हमारा क्या है? सिस्टम है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए या डिसाइड करने के लिए या थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो स्टेट्स होता है जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, उन्हीं क्वांटिटीज को हम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज या कह सकते हैं दैट फिजिकल क्वांटिटीज विच डिसाइड द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। पीछे के वीडियो में हमने आपको बताया था इसके बारे में। फिर हमने उसके आगे आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताया। इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको बताया कि किसी भी सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ निश्चित वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। उन्हीं वेरिएबल को हम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। यानी हमको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, ठीक, जिसकी सहायता से हम किसी भी सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हमको किसी गैसीय सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करना है तो सबसे पहले उस गैसीय सिस्टम के प्रेशर को, वॉल्यूम को या और टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना होगा। उसी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की सहायता से हम उस गैसीय सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो 3 वेरिएबल्स हैं, इनमें कोई 2 वेरिएबल हमारे क्या होंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। यानी इनमें से जो 3 वेरिएबल हैं, तीनों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इनमें से कोई 2 वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और तीसरा वेरिएबल जो हमारा होगा वो क्या होगा? इन 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। ऐसा हमने आपको पीछे इक्वेशन ऑफ स्टेट्स वाले टॉपिक्स में बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी गैस को जैसे हमने कंसीडर किया, अब हम जैसे कैसे मानेंगे कि जो हमने कहा कि 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, तीसरा उनका फंक्शन होगा। कैसे? जैसे हमने मान लिया कि कोई भी गैस है, किसी कंटेनर में गैस फिल है, ठीक है, या किसी सिलेंडर में हमने मान लिया कि गैस है, ठीक ना, गैस है, हमने उसके प्रेशर को फिक्स कर दिया। प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया, एक निश्चित प्रेशर यानी P पे हमने गैस को कंसीडर किया। गैस का एक वॉल्यूम है। जब हम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर जब हमारा फिक्स रहेगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम भी बढ़ेगा। या यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे हमारा परिवर्तित होगा, चेंज होगा, वॉल्यूम भी हमारा चेंज होता जाएगा, वॉल्यूम भी हमारा चेंज होगा। इसके आधार पे हम कह सकते हैं यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली प्रेशर फिक्स है हमारा, लेकिन टेम्परेचर हम बदल रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा बदलता जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें, प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर को भी फिक्स कर दें तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर जब इंडिपेंडेंट हमने कर दिया तो वॉल्यूम भी हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। यानी वॉल्यूम भी, टेम्परेचर, प्रेशर फिक्स हमारा पहले से था, टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया। जब 2 क्वांटिटीज हमारी फिक्स हो गई तो तीसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी? फिक्स होगी। इसी प्रकार से अगर हम किसी भी सिस्टम के वॉल्यूम को फिक्स कर दें,
वॉल्यूम को फिक्स कर दें और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे प्रेशर में चेंजिंग होगी। अगर वॉल्यूम को हमने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, तो गैस का जो प्रेशर होगा वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वॉल्यूम फिक्स और टेम्परेचर हमारा फिक्स हो जाएगा तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। फिक्स होगा यानी कहने का मतलब जो दो क्वांटिटीज हमारी इंडिपेंडेंट होंगी, तीसरा क्या होगा, उन्हीं के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, यानी उन्हीं के फंक्शन के रूप में कार्य करेगा। ठीक इस प्रकार से हम कहते हैं कि वह इक्वेशन जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की सहायता से, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई दो वेरिएबल अगर हमको पता रहे तो हम आसानी से किसी भी गैसेस सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ये तीन वेरिएबल हमारे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं, जो किसी गैसेस सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करते हैं, इन तीन वेरिएबल से कनेक्टेड जो रिलेशन हमारा बनेगा, जो इक्वेशन हमारा बनेगा, वही इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। ऐसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। उसमें हमने डेफिनेशन में लिखवाया था कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम, आपको लिखवाया था कि द इक्वेशन विच कनेक्टेड विद द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम या इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से कनेक्टेड जो रिलेशन होगा, जो संबंध होगा, जो यानी कि इक्वेशन हमारा होगा, वही इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। जैसे हमने आइडियल गैस के लिए आपको बताया कि आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर हम निकालें तो आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारा जैसे PV = RT है, जहाँ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, R हमारा गैसेस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हमने आपको बताई कि 8.314 जूल पर ग्राम मोल केल्विन होता है, या 8.314 × 10³ जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन होता है। ठीक है, इस आधार पे हमने आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। सबसे पहले हम इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट के बारे में जानते हैं। किसी भी सिस्टम को अगर हम डेली लाइफ में कंसीडर करें, अपनी डेली लाइफ में हम अगर कंसीडर करें तो हम जानते हैं कि हीट और वर्क जो है एक दूसरे के रिलेटेड है। हीट और वर्क जो है एक दूसरे से संबंध रखते हैं, यानी कह सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम को, यानी कहने का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हीट और वर्क हम अपनी डेली लाइफ में जानते हैं कि हीट और वर्क हमारे क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? किसी भी सिस्टम के हीट को, किसी भी सिस्टम में हीट प्रोड्यूस किया जा सकता है या टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सकता है। टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं दो प्रकार से हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। या तो हीट डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करके हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या उस बॉडी पे हम मैकेनिकल वर्क यानी यांत्रिक कार्य करके हम इसके हीट को प्रोवाइड यानी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करना है तो या तो हम हीट प्रोवाइड करके इंक्रीज कर सकते हैं या तो वर्क करके इंक्रीज कर सकते हैं, कार्य करके इंक्रीज कर सकते हैं उसके टेम्परेचर को। यानी इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट के कारण भी बढ़ रहा है और वर्क के कारण भी बढ़ रहा है। यानी वर्क और हीट एक दूसरे के रिलेटेड है। यानी जैसे हीट को हम कह रहे हैं उसी प्रकार हमको वर्क को भी कहना पड़ेगा। यानी हीट एनर्जी देने पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा, वर्क एनर्जी से भी टेम्परेचर इंक्रीज करा। आप कहेंगे कैसे? जैसे अगर किसी लोहे को हम गर्म कर सकते हैं डायरेक्टली, उसको फ्लेम यानी कहने का मतलब है कि हीट प्रोवाइड करके भी हम गर्म कर सकते हैं, और उस पर हथौड़े से वर्क करके हथौड़े से पीटेंगे उसको, फिर भी वो गर्म हो जाएगा। ठीक, जैसे सॉलिड हमारा है, जैसे हम मान लेते कोई आइस है, बर्फ अगर हम कंसीडर करें, बर्फ को हम यानी हीट प्रोवाइड करके भी उसको मेल्ट कर सकते हैं, और बर्फ को एक बर्फ के टुकड़े को दूसरे बर्फ के टुकड़े से रब करके भी, घिस के भी हम हीट प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, यानी उनको पिघला सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, और बर्फ हमारा क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक ना। इसके आधार पे हमने आपको बताया कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने के हमारे दो तरीके हैं। या तो हम हीट प्रोवाइड करके इंक्रीज कर सकते हैं या आंतरिक कार्य करके इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम अपने हाथ को भी गर्म करके भी हम इसको यानी इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं बाहरी सरफेस के, या हम इसको आपस में रगड़ के भी इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हम कार्य के माध्यम से भी वही टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं जो हम हीट प्रोवाइड करके इंक्रीज कर सकते हैं। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हीट और वर्क जो हमारे हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि हम
टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी बॉडी के, या तो हम उसको हीट प्रोवाइड करके इंक्रीज कर सकते हैं, या दूसरा तरीका हमारा है यांत्रिक कार्य करके इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हमने आपको बताया, हमने आपको एग्जांपल लेके भी बताया जो डेली लाइफ में आप देख रहे हैं, उस एग्जांपल के आधार पे हमने आपको बताया कि टेम्परेचर हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर हमको पानी को गर्म करना है तो पानी को हम गर्म कर सकते हैं कैसे, हीट प्रोवाइड करके, उसको गैस के चूल्हे पे रख के भी हीट प्रोवाइड करके भी गर्म कर सकते हैं, और उसको मथनी से बिलो के भी, मथनी जैसे मट्ठा जिससे मारा जाता है, मट्ठा आप बनाते हैं तो उससे भी हम उसको बिलो के भी, अगर कई बार उसको राउंड राउंड कर दें, बिलो के भी हम उसको गर्म कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, कुल मिला के हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि वर्क और हीट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कहने का मतलब अगर हमको किसी भी सब्सटेंस के, यानी किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो हम उसके टेम्परेचर को हीट प्रोवाइड करके भी इंक्रीज कर सकते हैं और यांत्रिक कार्य करके भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट। अगर हम किसी सिस्टम को कंसीडर करें तो इसी कॉन्सेप्ट को, जो मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट और वर्क का था, हीट और वर्क का इक्विवेलेंस जो आपका था, इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट, इसी के आधार पे, यानी किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो हम हीट दे के भी इंक्रीज कर सकते हैं और यांत्रिक कार्य करके भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को सन 1840 ईस्वी में जूल नाम के वैज्ञानिक ने इसी कॉन्सेप्ट को मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट के कॉन्सेप्ट से एक टॉपिक बनाया, एक इक्वेशन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि सन 1840 में जूल ने कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन्होंने हर एक्सपेरिमेंट में जो परफॉर्म किया, उन्होंने हीट और वर्क के रिलेशन को स्थापित, यानी हीट और वर्क के रिलेशन को आपस में बनाया। यानी जैसे हमने कहा कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट प्रोवाइड करेंगे या मैकेनिकल वर्क करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कंसीडर किया और सन 1840 में कई एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वर्क डन और हीट प्रोड्यूस के बीच में संबंध स्थापित किया, संबंध प्राप्त किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बेस्ड किया किससे, इसी एक्सपीरियंस पे कि हीट इज प्रोड्यूस व्हेन मैकेनिकल वर्क इज परफॉर्म्ड। यानी किसी भी बॉडी के में हीट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, हीट प्रोड्यूस होगी बॉडी में, यानी हीट प्रोड्यूस होगी तो उसी के आधार पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जितने अमाउंट ऑफ हीट यानी आप सिस्टम में मिलता जाएगा किए गए कार्य के कारण, उतना टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा। यानी कहने का मतलब कि एक्सपेरिमेंट जो हमारा बेस था, एक्सपेरिमेंट वेयर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट हीट इज प्रोड्यूस व्हेन मैकेनिकल वर्क इज परफॉर्म्ड। यानी जितना मैकेनिकल वर्क आपका परफॉर्म होगा उसके आधार पे हीट हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे उन्होंने कहा कि जैसे किसी भी सिस्टम पे जितना मैकेनिकल वर्क करेंगे हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। समझ में आया कि नहीं? इसके आधार पर इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा कि द वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस। यानी कहने का मतलब है किसी भी सब्सटेंस पे या किसी भी सिस्टम के पर जितना कार्य करेंगे, वर्क डन हमारा, जितना वर्क डन हम प्राप्त करेंगे उसकी हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यानी जितना ज्यादा यांत्रिक कार्य करेंगे हीट एनर्जी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी और टेम्परेचर उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जूल ने सन 1840 में एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि द वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस। तो उन्होंने माना, उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पे, यानी कहने का मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है हमने आपको बताया कि टेम्परेचर किसी भी बॉडी का दो प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, या तो हीट प्रोवाइड करके बढ़ाया जा सकता है या मैकेनिकल वर्क करके। यानी मैकेनिकल वर्क और हीट एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है, चाहे हीट कहिए चाहे मैकेनिकल। यानी जितना ज्यादा मैकेनिकल वर्क किसी भी सिस्टम पे या किसी भी बॉडी पे जितना ज्यादा आप यांत्रिक कार्य करेंगे उतनी ज्यादा हीट आप प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर किया और कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इस यानी हीट और वर्क डन के बीच में एक संबंध स्थापित किया और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि द वर्क डन is proportional to the heat produced. The work done is proportional to the heat produced. thus यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं, thus if W is the work done, या W is the amount of mechanical work done, ऐसा भी कह सकते हैं। W is the amount of mechanical
मैकेनिकल वर्क डन एंड Q इज द, Q भी मान सकते हैं आप, H मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ Q मानेंगे। Q इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, Q is the amount of heat produced then यहाँ से हम कह सकते हैं W is proportional to Q, या implies that कह सकते हैं W by Q is equal to हो जाएगा J के। इक्वेशन नंबर हम मानेंगे 1। यहाँ लिख सकते हैं आप where J is the constant and constant known as, इसी को हम कहते हैं known as मैकेनिकल इक्विवेलेंस, is known as मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। W बाई Q, जहाँ W हमारा वर्क डन है, Q है जितना वर्क डन करेंगे, हाँ, उसके बाद जो हमको हीट प्रोड्यूस होगी इसका जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट आएगा, यानी उसी कांस्टेंट को हम J कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हमने यहाँ आपको बताया कि हीट और वर्क जो है, मैकेनिकल वर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। कैसे इक्विवेलेंट है? हमने आपको बताया कि किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर या किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को हम हीट प्रोवाइड करके भी बढ़ा सकते हैं और उसको मैकेनिकल वर्क करके भी उसके हीट को यानी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हीट देंगे तब भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसको हम मैकेनिकल वर्क करें। जैसे किसी भी लोहे की चद्दर अगर रहे उसको हम क्या करेंगे, लोहे का एक एंगल है, उसी लोहे को हम क्या करेंगे, अगर हम हथौड़े से पीटेंगे, यांत्रिक कार्य उसके ऊपर करेंगे, तब भी वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, और हीट प्रोवाइड करेंगे तब भी वो गर्म हो जाएगा। पानी है, पानी को क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तब भी गर्म होगा, या उसको हम मथनी से भिगो दें तब भी वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। हाथ है, हाथ को हम ऐसे गर्म करेंगे तब भी गर्म हो जाएगा, और रब करें तब भी गर्म हो जाएगा। बर्फ है, बर्फ हमारा हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बर्फ हमारा आइस क्या है, मेल्ट होगा, पिघलेगा, या एक दूसरे से रब करेंगे तो फ्रिक्शन के द्वारा जो यानी जो यांत्रिक कार्य के माध्यम से जो हीट प्रोवाइड होगा उसके कारण जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा फिर भी वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल वर्क है वो हीट के क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी मैकेनिकल वर्क भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है, हीट भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है। तो सन 1840 में जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने बताया, उन्होंने हीट और मैकेनिकल वर्क के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध प्राप्त किया, और उस संबंध के लिए उन्होंने बताया कि द वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस, यानी किसी भी सिस्टम से किया गया कार्य उस सिस्टम में उत्पन्न हीट के यानी उस सिस्टम में प्रोड्यूस हीट के इक्विवेलेंट हो सकती है, यानी बराबर होगी, उसके अनुक्रमानुपाती। यानी जितना ज़्यादा आप यांत्रिक कार्य करेंगे उतने ज़्यादा हीट प्रोवाइड होगी, यानी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसकी इसी कॉन्सेप्ट को कंसीडर हमने किया। दस इफ W इज द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन, यानी हमने मान लिया कि यदि W अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन हम करते हैं और Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसके आधार पर हमने लिखा कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट, W इज प्रोपोर्शनल टू हो गया Q, या W बाई Q इज इक्वल टू हो गया J, वेयर J इज द कांस्टेंट। और ये क्या है, W और Q के बीच इक्विवेलेंस को J क्या शो करता है, J शो करता है W और Q के बीच के इक्विवेलेंस, यानी W और Q का यानी मैकेनिकल वर्क और अमाउंट ऑफ हीट का एक रेशियो है, यानी इनके इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम J को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक, J को हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कह सकते हैं। अब यहाँ से इन इक्वेशन 1 अगर हम कंसीडर करें तो हम लिख सकते हैं इन इक्वेशन 1, अगर हम माने इन इक्वेशन 1 इफ Q इज इक्वल टू हम मान लें 1, इन इक्वेशन 1 इफ हम मान लें Q इज इक्वल टू 1, देन तब क्या होगा, देन यहाँ हो जाएगा J इज इक्वल टू W के। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दस द मैकेनिकल, J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है,
इसके आधार पे हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम Q इज इक्वल टू 1 यानी Q की वैल्यू को हम यूनिट अमाउंट कंसीडर करें, एकांक कंसीडर कर लें, तो हम यहाँ J इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन के मैकेनिकल वर्क डन, यानी हम कह सकते हैं द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन या अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट, यानी एकांक उष्मा की मात्रा यानी यूनिट अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने वर्क की आवश्यकता होती है, जितना वर्क यानी वर्क डन हमको प्राप्त होगा, जितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा, जितना वर्क हमको करना पड़ेगा, यही वर्क की मात्रा मैकेनिकल इक्विवेलेंट कही जाती है। यानी हम कह सकते हैं द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यानी यूनिट अमाउंट ऑफ हीट, यानी एकांक उष्मा की मात्रा को उत्पन्न करने के लिए कि जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ेगा, वह किया गया कार्य एकांक उष्मा की मात्रा को उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य हमारा क्या कहा जाएगा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जे कहा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द अमाउंट इज इक्वल टू द वर्क डन विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट अमाउंट ऑफ हीट, यानी एकांक उष्मा को प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करने के लिए जितना यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा, वह यांत्रिक कार्य मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? यानी एकांक उष्मा की मात्रा को प्रोवाइड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी सिस्टम के पर जितना हमको कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य का मान उसके मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बराबर होगा, यानी जे के बराबर होगा। तो इसके आधार पे हम यहाँ डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं 10 द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल equivalent of heat is equal to the amount of work done is equal to the amount of work done which required to produce unit amount of heat। यानी एकांक उष्मा की मात्रा को उत्पन्न करने के लिए जितने यांत्रिक कार्य की आवश्यकता होगी, जितना यांत्रिक कार्य की जरूरत पड़ेगी, वही यांत्रिक कार्य हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है द वैल्यू ऑफ जे की वैल्यू होती है जे इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4.18 जे की वैल्यू होती है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल ने इसको निकाला था, इसलिए जूल कहते हैं, जूल पर किलो कैलोरी, जूल पर किलो कैलोरी होता है। या हम इसको कह सकते हैं J इज इक्वल टू 4.18 जूल पर किलो कैलोरी 10⁻³ कह सकते हैं, जूल पर किलो कैलोरी कह सकते हैं, ठीक है। या 4.18 जूल पर कैलोरी भी कह सकते हैं, 4.18 जूल पर कैलोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। 10⁻³ लगाएंगे तो किलो कैलोरी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ से J इज इक्वल टू हो गया, J की वैल्यू आएगी 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो कैलोरी, ठीक है। या हम यहाँ पे कह सकते हैं J की वैल्यू इतनी होगी, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.18 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा, ठीक। J की वैल्यू आएगी जूल पर किलो कैलोरी, यानी कह सकते हैं कि J की वैल्यू अगर हम यहाँ W की वैल्यू निकालें, यहाँ J का मान रखें तो हो जाएगा 4.8, W इज इक्वल टू हो जाएगा 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। तो हम क्या कह सकते हैं, बाई डूइंग यानी इतना कार्य 4.18 गुणे 10 घाते 3 जूल अगर कार्य किया जाए तो किसी भी सिस्टम की जो ऊष्मा होगी वो कितनी पर बढ़ेगी, 1 किलो कैलोरी के बराबर।
यानी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा को बढ़ाने के लिए, यानी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए हमको कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा? 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य हमको करना पड़ेगा। हम यहाँ इसके आधार पर लिख सकते हैं कि बाई डूइंग 4.18 × 10⁻³ जूल of work, the temperature of body is increasing by same amount as giving by 1 kilocalorie heat directly। यानी किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा 4.18 × 10⁻³ जूल यांत्रिक कार्य करने के बाद, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य करने के बाद जितना बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर उसका बढ़ेगा कब? जब हम सिस्टम को 1 किलो कैलोरी हीट प्रोवाइड करेंगे। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि 4.18 × 10⁻³ जूल का कार्य जब हम करेंगे तो हमारी ऊष्मा की मात्रा कितना उत्पन्न होगी? 1 किलो कैलोरी हीट के बराबर, यानी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए हमको 4.18 × 10⁻³ जूल यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। यानी किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को, किसी भी बॉडी पे हम 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य करेंगे तो इतना जूल कार्य करने के बाद जितना टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर उसका कब इंक्रीज होगा? जब हम उस बॉडी को डायरेक्टली 1 किलो हीट प्रोवाइड, 1 किलो कैलोरी हीट प्रोवाइड करेंगे तब। ठीक है, यानी 4.18 × 10⁻³ जूल किया गया कार्य 1 किलो कैलोरी हीट के बराबर, 1 किलो कैलोरी हीट, यानी कि 1 किलो कैलोरी हीट के बराबर होगा। ठीक ना? यानी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इतना कार्य करने पे जितना बढ़ेगा उतना ही उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा 1 किलो कैलोरी हीट के डायरेक्टली प्रोवाइड करने पे। तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं कि जे की वैल्यू क्योंकि 4.18 × 10⁻³ जूल होगा, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि बाय डूइंग 4.18 × 10⁻³ जूल ऑफ वर्क द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग बाय सेम अमाउंट एज गिविंग बाय 1 किलो कैलोरी हीट डायरेक्टली। यानी कहने का मतलब है कि 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य करने पे बॉडी का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसी मात्रा में उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कब? जब हम उसको 1 किलो कैलोरी हीट डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे। यानी 1 किलो कैलोरी हीट प्रोवाइड करने पे जितना टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर 4.18 × 10⁻³ जूल उस बॉडी पे कार्य करने पे भी टेम्परेचर उत्पन्न होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके आधार पे हम यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं। बाय डूइंग 4.18 × 10⁻³ जूल वर्क, जूल ऑफ वर्क, by doing 4.18 × 10⁻³ joule of work, the temperature of body increases, the temperature of body increasing in same amount increasing in same amount या increasing by same amount, increasing by same amount as giving 1 kilocalorie heat डायरेक्टली। यानी किसी भी बॉडी को 1 किलो कैलोरी हीट डायरेक्टली यानी सीधे 1 किलो कैलोरी हीट उष्मा प्रोवाइड करने पे जितना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर उसका तब भी बढ़ेगा जब उस बॉडी पे 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य किया जाएगा। यानी 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य करने पे किसी बॉडी का टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेगा उतना ही टेम्परेचर उसका उस बॉडी को 1 किलो कैलोरी हीट डायरेक्टली देने पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। इसी के आधार पे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट के ऊपर आधारित। जूल ने बताया कि वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस, यानी W इज प्रोपोर्शनल टू, यदि हम मान लिए कि हम W कार्य करते हैं किसी भी सिस्टम पे और हीट हमारी प्रोड्यूस होती है Q अमाउंट ऑफ हीट, तो W इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q के, या W/Q इज इक्वल टू हम कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा J।
तो J हमारा क्या होगा, W और Q के बीच का इक्विवेलेंस होगा, इसलिए हम कहेंगे J इज ए कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज द मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। तो इसके आधार पे हम देखते हैं कि यदि Q की वैल्यू को हम 1 मान लें, यानी एकांक ऊष्मा को प्रवाहित करने के लिए, एकांक ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए जितना कार्य हमको करना पड़ेगा वही कार्य की मात्रा मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट कही जाएगी, क्योंकि W बाई के Q इज इक्वल टू हो गया J के, यानी Q की वैल्यू जब 1 मान लेंगे तो J इज इक्वल टू हो जाएगा W, यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट किए गए कार्य के बराबर होगा, यानी वर्क डन के बराबर होगा। कब, जब हम उस वर्क डन के द्वारा एकांक ऊष्मा उत्पन्न की जाती हो, यानी कि किसी भी सिस्टम का हम कह सकते हैं कि द मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट, यानी एकांक ऊष्मा की मात्रा को उत्पन्न करने के लिए जितने कार्य की आवश्यकता होती है वही किया गया कार्य मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट कहा जाता है। J इज इक्वल टू W की डेफिनेशन हमने आपको नीचे लिखाया था। J की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं कि 4.18 इंटू 10³ जूल पर किलो कैलोरी होता है, यानी कि J की वैल्यू होती है 4.18 × 10³ जूल पर किलो कैलोरी, यानी कहने का मतलब है कि 4.18 जूल कार्य × 10³ जूल कार्य करने पे किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर उसका तब भी बढ़ेगा जब हम उस सिस्टम को 1 किलो कैलोरी हीट प्रोवाइड करेंगे। तो इसके आधार पे हमारा हीट और वर्क में रिलेशन स्थापित होता है, यानी कहने का मतलब है कि जितना हम 1 किलो कैलोरी हीट प्रोवाइड करके किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही टेम्परेचर उसका तब भी बढ़ेगा जब हम उस पर 4.18 × 10³ जूल का वर्क करेंगे, यानी कार्य उत्पन्न करेंगे। जितना उस 4.18 × 10³ जूल कार्य करने पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर उसका 1 किलो कैलोरी हीट प्रोवाइड करने पे भी इंक्रीज होगा। तो हमने डेफिनेशन में आपको लिखाया कि बाय डूइंग 4.18 इंटू 10³ जूल ऑफ वर्क द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग बाय सेम अमाउंट एज गिविंग बाय 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ तक इसके आधार पर हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। एग्जाम्पल आपका है जैसे फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर देखिए मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बारे में हमने आपको बताया कि जूल ने सन 1840 में कई एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने देखा कि किसी भी सिस्टम पे हम कार्य करके भी उस बॉडी के, उस सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और किए गए हीट प्रोवाइड करके भी उसके टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। तो हीट और वर्क डन यानी कार्य के द्वारा भी टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और हीट के द्वारा भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी तो उन्होंने इसी टेम्परेचर इंक्रीजिंग के आधार पर इसी कॉन्सेप्ट को कंसिडर करके उन्होंने कहा कि वर्क इज इक्विवेलेंट टू द हीट, यानी कि जो मैकेनिकल वर्क है वो हीट के इक्विवेलेंट है। ठीक ना, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि द वर्क डन यानी किसी भी सिस्टम पे हम हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं किए गए कार्य के माध्यम से, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं कार्य से भी और हीट प्रोवाइड करके भी। तो उन्होंने वर्क डन और हीट में एक रिलेशन स्थापित किया। उसी रिलेशन को उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि द वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस, यानी किसी भी सिस्टम पे जितना कार्य करेंगे उतना ही, जितना कार्य करेंगे हम, कार्य के द्वारा जितना सिस्टम के टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा वही इफेक्ट क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करने पे भी, हीट प्रोवाइड करने पे भी वही इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, यानी जो किया गया कार्य है वो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा के बराबर है या उसके प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होगा। जितना ज़्यादा हम कार्य करेंगे उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक, या सिंपली कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक ना, इसी प्रकार से यानी कहने का मतलब जितना ज़्यादा कार्य करेंगे उतने ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और किया यानी टेम्परेचर हमारा उतने ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो उसी के आधार पे उन्होंने माना कि W, अगर हम मानते हैं कि कोई भी सिस्टम है, किसी भी को मान लें कि इफ W इज द वर्क डन एंड Q इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे मान लिया कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, W इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q के, या Q को इधर ले आएंगे तो W बाई Q हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हम मान लेते हैं J है, J को ही हम J इज नोन एज ए कांस्टेंट, J ही कांस्टेंट कहा जाता है, उसी को हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं जो W और Q के बीच इक्विवेलेंस को
यानी कि रिलेट करता है, संबंधित करता है। ठीक है, W/Q=J। हमने माना नीचे कि Q हम मान लेते हैं यूनिट मान लिया, Q को यूनिट वैल्यू मान ली, क्योंकि Q=1 मान लिया, तो हमारा वैल्यू आ जाता है J=W के, यानी कि हम कह सकते हैं द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द वर्क डन विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट, यानी एकांक उष्मा की मात्रा को उत्पन्न करने के लिए जितने कार्य की आवश्यकता होती है वही कार्य का मान मैकेनिकल इक्विवेलेंट J कहा जाता है। ठीक है, इसके आधार पे हमने J की वैल्यू भी बताई आपको कि J की वैल्यू 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो कैलोरी होता है। यानी किसी भी सिस्टम पे या किसी भी बॉडी पे अगर हम 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य करें तो जितना टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर उसका तब भी इंक्रीज होगा जब हम उस बॉडी को 1 किलो कैलोरी हीट डायरेक्टली प्रोवाइड करें। यानी 1 किलो कैलोरी हीट प्रोवाइड करने पे जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर हमारा 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य करने पर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट पे ही आधारित हम यहाँ आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, एक न्यूमेरिकली प्रॉब्लम बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में डिफरेंस हमको प्राप्त करना है। कब? यहाँ कह रहा है फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टॉप एंड बॉटम। टॉप का मतलब है कि ऊंचाई से बॉटम यानी ग्राउंड पर आते हैं, यानी किसी ऊंचाई से वाटर जो हमारा है यानी पानी किसी ऊंचाई से फॉल हो रहा है, यानी कि नीचे आ रहा है, तो बॉटम यानी कि जब सरफेस पे गिरता है, स्ट्राइक करता है, उसके बीच में यानी कि एट द टॉप एंड बॉटम, यानी टॉप और बॉटम के बीच में कितना टेम्परेचर आपका चेंज होगा, उसी टेम्परेचर चेंज की वैल्यू हमको निकालनी है। फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 420 मीटर हाई वाटर फॉल, यानी कहने का मतलब 420 मीटर की ऊंचाई से जब पानी हमारा जमीन के सरफेस पे यानी ग्राउंड पे गिरेगा तो उसके टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होगा जब वो 420 मीटर की ऊंचाई से बॉटम पे आएगा, गिरेगा। ठीक ना? इफ द वैल्यू ऑफ J, यहाँ इफ द वैल्यू ऑफ J यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट J की वैल्यू हमको दी गई है। इफ द वैल्यू ऑफ J इज 4.2 जूल पर कैलोरी, यानी J की वैल्यू हमको दी गई है कि 4.2 जूल पर कैलोरी है। हमको टेम्परेचर डिफरेंस ज्ञात करना है जब वाटर यानी पानी हमारा 420 मीटर की ऊंचाई से ग्राउंड पे आता है, बॉटम पे आता है, तो टॉप से बॉटम के बीच में क्या ताप में परिवर्तन होता है, टेम्परेचर कितना डिफरेंस होता है, टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होता है, इसकी जानकारी इसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसी को हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो पानी हमारा है, जो वाटर है, उसके मास को पहले कंसीडर करेंगे, यानी पहले हम उसकी एनर्जी ज्ञात करेंगे। जब तक हमको एनर्जी नहीं पता होगी तब तक हम आसानी से उसके टेम्परेचर डिफरेंस को ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी जब हमको पता होगी तो उसी एनर्जी के आधार पर हम वर्क डन यानी एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता किसी बॉडी में जो है, किसी भी बॉडी में कार्य करने की जो क्षमता है, जो कार्य करने की क्षमता है, जितना वो कार्य करेगा वही कार्य क्या है, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा कही जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी सबसे पहले हमको डिफाइन करना। जब हमको एनर्जी पता होगी तो हम आसानी से जूल सलाह का उपयोग करके, जूल सलाह को यूज करके हम आसानी से वैल्यू को, टेम्परेचर डिफरेंस के वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमने मान लिया कि जो वाटर हम कंसीडर कर रहे हैं उसका जो मास है वो mkg है। ठीक, और h मीटर की ऊंचाई से वो गिरता है। तो जब h मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो जिस ऊंचाई से वो गिरता है, जैसे कि वाटर हमारा, हम मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से वाटर हमारा फॉल होता है। ठीक, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक, h मीटर, ये हाइट हमने इसकी मान ली कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच की जो हाइट है वो h मीटर है, यानी h मीटर की ऊंचाई से m द्रव्यमान का, m मास का जो वाटर है वो इनसे यानी कि फॉल होता है, यानी गिरता है। यहाँ से m मास का वाटर क्या होता है, फॉल होता है, यानी कि m द्रव्यमान का पानी यहाँ से नीचे गिरता है, mkg मास हमने मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले वाटर का हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक, क्योंकि वाटर यहाँ क्या है, टॉप पे जब होगा तो वहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब टॉप पे h मीटर की हाइट पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसके मास के कारण और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम यहाँ कंसीडर करेंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी h ऊंचाई पे तो mgh के बराबर होगा। जैसे जैसे वाटर हमारा इस h ऊंचाई से नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी। और जब वाटर हमारा इस टॉप से बॉटम पे यानी ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी।
ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, यानी जो mgh है वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कब, जब वो बॉटम पे आ जाएगा तब। ठीक है, तो हम नेट एनर्जी यहां से निकालेंगे, नेट एनर्जी निकाल के आसानी से हम आपको यहां से चेंज इन आपका यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, हीट कितना हमको प्रोड्यूस होगा उसके आधार पे हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा, हमने मान लिया यहां से if a mass of m kg of water falls from height of h meter, फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ h मीटर, तो हम पहले टॉप पे उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। एट द टॉप ऑफ द फॉल द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द फॉल पोटेंशियल एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी हम टॉप पे निकालेंगे तो मास और हाइट के कारण यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमने मान ली mgh है, h मीटर की ऊंचाई पे, इसलिए mgh कंसीडर किया। एट द बॉटम, जब बॉटम पे कंसीडर करेंगे तो यहाँ होगा एट द बॉटम ऑफ द फॉल द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, जब बॉटम पे कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि बॉटम पे जब हम पहुंचेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमने आपको बताया कि जैसे ही बॉटम पे आ जाएगा यानी ग्राउंड पे आएगा वैसे ही क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पे जब कंसीडर करेंगे तो 0 होगी और टॉप पे mgh होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होती है हम निकालेंगे यहाँ से। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टॉप टू बॉटम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, mgh माइनस 0 करेंगे यानी वैल्यू आएगी mgh के बराबर, इज इक्वल टू हो जाएगा mgh के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डेल यू से कंसीडर करेंगे। अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसमें, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होगी जब वो बॉटम पे स्ट्राइक करेगी तो वही काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी हीट में चेंज होगी। समझ में आएगी नहीं, जब पोटेंशियल एनर्जी यानी टॉप से बॉटम पे यानी टॉप टू बॉटम जब वाटरफॉल करेगा तो वाटरफॉल के दौरान ये क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा यू जो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी किसमें, कन्वर्ट होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी में, टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे टॉप से बॉटम पे वाटर आपका आएगा वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, पोटेंशियल एनर्जी परिवर्तित होगी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी यानी समाप्त तो होगी नहीं, चेंज होगी तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक, और जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और बॉटम पे स्ट्राइक करेगी, जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तो वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी अमाउंट ऑफ हीट में, हीट यानी उष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, वही आपका टॉप टू बॉटम हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी जब वाटर हमारा स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से तो वही काइनेटिक एनर्जी हमारी हीट में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज converted into kinetic energy. This change in potential energy is converted into change in kinetic energy. Change in काइनेटिक एनर्जी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, जब ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज हो जाएगी अमाउंट ऑफ हीट में। तो यहाँ लिखेंगे विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट, विच इज कन्वर्टेड
into heat, which is converted into heat as water strike ग्राउंड। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा implies that heat produced इज इक्वल टू हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड यानी Q इज इक्वल टू हो जाएगा डेल के, यानी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, समझ रहे हैं ना, वो हीट प्रोड्यूस यहाँ से आएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल लेंगे आप, एक सेकेंड, इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा mgh या इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप लिख सकेंगे हीट प्रोड्यूस्ड Q इज इक्वल टू हो जाएगा डेल के बाई जे के, डेल के बाई जे के हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट डेल के हो जाएगा आपका mgh अपान जे के। ठीक है, mgh अपान जे हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, चूंकि अभी पीछे आपने लिखा, चूंकि हम जानते हैं W अपान Q इज इक्वल टू होता है जे के, या इम्प्लाइज दैट कह सकते हैं W अपान जे इज इक्वल टू Q के। Q इज इक्वल टू W के स्थान पे हो जाएगा डेल के अपान जे, वैल्यू डेल के की होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो आपका है mgh के बराबर ही होगी, जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा उतना ये भी होगा। ठीक ना, इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इतने हीट प्रोड्यूस के बाद जब यदि हम टेम्परेचर मान लें, इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ water is delta T, then if increase in temperature of water is delta T, then यहाँ से हम कह सकते हैं then Q इज इक्वल टू हो जाएगा mc डेल्टा T के। ठीक ना, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी, दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इम्प्लाइज दैट कह सकते हैं आप mc डेल्टा T यहाँ ऐसे लिखेंगे डेल्टा T। ठीक ना, mc डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा mgh बाई जे, यम से कैंसिल आउट होगा, इम्प्लाइज दैट C यहाँ से लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा gh बाई C इंटू जे। ठीक ना, हियर गिवन दैट, यहाँ से दिया गया है, हियर गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है, जो वैल्यूज दी गई हैं वो रख देंगे हम यहाँ से, हियर गिवन h इज इक्वल टू दिया गया है 420 मीटर। ठीक है, 420 मीटर, G की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, C इज इक्वल टू ऑलरेडी हम जानते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी पर केजी होता है। ठीक है, C की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं 1.0 इंटू 10 पावर 3 कैलोरी पर केजी, और J की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है 4.2 जूल पर कैलोरी दिया गया है ना, 4.2 जूल पर कैलोरी। वैल्यू उठा के रखेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से वैल्यू हम रखते हैं, इम्प्लाइज दैट डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा GH है 9.8 इंटू हो जाएगा H की वैल्यू 420 अपान हो जाएगा 4.2, हाँ, और C की वैल्यू रखेंगे 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा डेल टी इज इक्वल टू आप रखेंगे यहाँ से 9.8 है, 4.2 है, इसको हम लिख सकते हैं 98 इंटू 420 अपान 42 इंटू 10 टू द पावर 3, यहाँ आप कैंसिल आउट कर देंगे 10, डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द 10 इन नेट 98 बाई 100 होगा, या वैल्यू आ जाएगी 0.98। केल्विन नहीं लिखेंगे, जब डेल टी यानी चेंज इन टेम्परेचर होता है तो उसको डिग्री सी और डिग्री केल्विन आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। डेल टी इज इक्वल टू वैल्यू होगी 0.98 केल्विन भी लिख सकते हैं, या 0.98 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर जब भी आपका रहेगा तो डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री केल्विन आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक ना, 0.98 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा 0.98 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार फिर से देख लेंगे, क्वेश्चन कह रहा था कि टेम्परेचर डिफरेंस बताइए कि जब वाटर आपका टॉप से बॉटम पे गिरता है तो उसके टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, टेम्परेचर कितना परिवर्तित होता है, उसी की गणना हमको करनी थी। जे की वैल्यू हमको यहाँ दिया गया था,
और हाइट दी गई थी 420 मीटर। हमने मान लिया कि यदि यम द्रव्यमान का पिंड है या यम द्रव्यमान का वाटर, हमने मान लिया इफ मास ऑफ यम केजी ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ एच मीटर, यानी एच मीटर की ऊंचाई से यम केजी का वाटर अगर यानी कि फॉल हो रहा है, यानी गिर रहा है, नीचे आ रहा है, तो टॉप से जब फॉल होगा तो उसका टॉप पे एट द टॉप, यानी जैसे जहां से फॉल होगा वहां पे ही हम उसका पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो एट द टॉप एच हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी यम द्रव्यमान के पिंड के लिए, यम मास के वाटर के लिए यम इंटू जी इंटू एच के बराबर होगी। जी जहां है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, एच आपका हाइट है और यम आपका मास है, ठीक ना। तो टॉप पॉइंट पे जैसे जैसे वो टॉप से बॉटम की ओर आने लगेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता जाएगा, और जब वो बॉटम पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ हमने लिखा है एट द बॉटम ऑफ द फॉल द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकालेंगे टॉप टू बॉटम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में जो परिवर्तन होगा डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी एच माइनस जीरो, यानी एम जी एच के बराबर होगा। दिस चेंज इन, और यह पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगी जैसे जैसे टॉप से बॉटम की ओर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी चेंज के यानी उसके काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती जाएगी, ठीक ना। तो हमने यहाँ लिखा दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी आपका जीरो से क्या होगा, टॉप पे अगर काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करें तो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के बराबर होगी, और जैसे ही टॉप से नीचे आने लगेगा एम जी एच की वैल्यू डाउन होती जाएगी, यानी कि डिक्रीज करती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, यानी पृथ्वी पे जब स्ट्राइक करेगा काइनेटिक एनर्जी, तो यही काइनेटिक एनर्जी हीट में प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक। क्योंकि जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्राउंड पे आने पे स्ट्राइक करने के बाद ग्राउंड से जब टक्कर करेगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, तो सारी एनर्जी किसको देगा, ग्राउंड को देगा, तो वही एनर्जी क्या होगी, हीट के रूप में जनरेट हो जाएगी, ठीक। तो हमने लिखा है दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एज वाटर स्ट्राइक ग्राउंड, जैसे वाटर आपका ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हीट में प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी टॉप से बॉटम की ओर, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी एच के बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, एम जी एच के बराबर हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी टॉप बॉटम पे, ठीक ना। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी एच के, और यही जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये परिवर्तित हो जाएगी हीट में। तो हम लिख सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो हीट कितना उत्पन्न होगा, तो यही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हम देखिए जूल्स लॉ के आधार पे हम जानते हैं W बाई Q इज इक्वल टू होता है J के, जहाँ J आपका कांस्टेंट है या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। तो W यानी कि वर्क डन है, और यह वर्क डन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन वह कार्य जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ हीट प्रोड्यूस किसके कारण हो रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। तो यहाँ हो जाएगा Q इज इक्वल टू, जब Q इज इक्वल टू लिखेंगे तो W बाई J हो जाएगा, तो W के स्थान पे आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल K बाई J हो जाएगा। डेल K की वैल्यू आप निकालें, यहाँ पे mgh बाई J होगा, mgh बाई J। अब यहाँ से हमने मान लिया कि जब हीट प्रोड्यूस होगी Q अमाउंट ऑफ हीट, तो बॉटम पे हम मानते हैं कि वाटर का क्या होगा, टेम्परेचर परिवर्तित होगा, ठीक ना। तो हमने यहाँ लिखा इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डेल्टा T, यदि टेम्परेचर Q अमाउंट ऑफ हीट के कारण, यानी Q अमाउंट ऑफ हीट जब प्रोड्यूस होगी तो वाटर के टेम्परेचर में क्या होगा, परिवर्तन होगा, टेम्परेचर वाटर का बढ़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डेल्टा T, देन तब हम जानते हैं कि जब किसी भी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करें उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग हो, तो हीट और सिस्टम यानी उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग हो, तो टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है हम जानते हैं कि एकांक द्रव्यमान के पिंड के ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा में संबंध हम यहाँ से निकालते हैं कि जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे उसके टेम्परेचर में उतना परिवर्तन होगा। तो Q इज इक्वल टू विशिष्ट यानी स्पेसिफिक हीट और हीट में एक रिलेशन होता है, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है mc इंटू डेल टी के। डेल टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया ड्यू टू द अमाउंट ऑफ हीट Q अमाउंट ऑफ हीट के कारण जो टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है वो हो गया डेल टी। तो Q बराबर हो जाएगा mc इंटू डेल टी के, जहाँ m हो गया मास ऑफ द वाटर, C हो गया आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, एंड डेल T इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड Q इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस।
तो हीट प्रोड्यूस्ड की वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं क्यू की वैल्यू कितनी है, डेल के बाई जे है, यानी एम जी एच बाई जे है, तो क्यू के स्थान पे हो जाएगा एम जी एच बाई जे, और वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, एम सी डेल्टा टी के। तो क्यू के स्थान पे हम इतनी वैल्यू रख सकते हैं, इसके आधार पर हमने यहाँ रखा, एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू निकालेंगे सी नीचे आएगा, जी एच अपॉन सी जे, सी यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। हम यहाँ से देखते हैं सारी वैल्यूज हमको पता है, एच की वैल्यू दिया गया है 420 मीटर है, जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सी की वैल्यू हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1.0 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर केजी, जे इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल पर कैलोरी यहाँ दिया गया है, यहाँ हमने रखा, सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा कि जब हमारा वाटर टॉप से बॉटम यानी 420 मीटर की ऊंचाई से जब जमीन की यानी बॉटम पे फॉल होगा तो उसके जो टेम्परेचर में है, टेम्परेचर में कितनी इंक्रीजिंग होगी, 0.98 डिग्री सेंटीग्रेड की इंक्रीजिंग होगी, यानी इतना टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने आज आपको पढ़ाया थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, पिछले वीडियो में बताए हैं इसके पहले, और थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट हमने बताया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको बताया, उसके बाद हमने आपको इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट बताया, और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बारे में आपको डिराइव करके हमने बताया है, वो आप देख लेंगे, जहाँ क्लियर नहीं होगा पीछे वीडियो करके आप सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल और हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।